प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास पढ़ेंगे भूगोल शिक्षण शास्त्र, जिसमें इकाई हमारी फर्स्ट है अनुशासन के रूप में भूगोल की प्रकृति। इसके अंदर हमारा एक पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, वो है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 की स्थिति के प्रपत्र की विशेषता। और इसमें हम पहले पढ़ेंगे भूमिका, मतलब ये है क्या राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के स्थिति के प्रपत्र की विशेषता। हम पढ़ेंगे इसके बारे में, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना पढ़ेंगे भूमिका। क्या पढ़ेंगे हम इसके बारे में? भूमिका मतलब इस राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की जो शुरुआत हुई है वो कब से हुई है। तो वो ये हुई है कि हम अगर प्रत्येक राष्ट्र के बारे में देखें, मतलब हम राष्ट्र हमारा भारत है, तो भारतवर्ष में भी एक ऐसा पाठ्यक्रम की परिकल्पना की गई है जो शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण, क्रांतिकारी और परिवर्तन ला सके। भारत में विभिन्न प्रकार की भाषा है, सभ्यता है, संस्कृति है, धर्म है, जाति है और संप्रदाय प्राचीन काल से चली आ रही है। और उसी के अनुसार हमारे जीवन के अंतर्गत हमारी जो शिक्षा हो रही है, प्राप्त हो रही है, भाषा हो रही है। आज हमारे हर राष्ट्र में अलग अलग प्रकार की संस्कृति है और संस्कृति को पाठ्यक्रम के आधार पर बांटा गया है। और अगर इस संदर्भ में अगर देखा जाए, इस पाठ्यक्रम के आधार पर देखा जाए, तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की जो आवश्यकता है वो आज से नहीं है, प्राचीन काल से है। कब से है? प्राचीन काल से। इस संदर्भ में प्रथम प्रयास अगर किया जाए तो राष्ट्रीय जो हम पढ़ते हैं, अगर प्रथम प्रयास पढ़ा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कौन सी है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ये प्रथम हमारा ऐसी थी जब 1986 के अंतर्गत प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक आयोजन किया था, प्रतिवेदन किया गया था। उस प्रतिवेदन में ये प्रयास किया गया था कि पाठ्यक्रम की आवश्यकता और उसकी महत्व को विशेषता प्रदान की जाए। उसी के अगर हम देखा जाए तो इस प्रतिवेदन के अंतर्गत, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं ये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2000 के अंतर्गत, तो इसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने इस क्षेत्र में अनेक प्रयास निरंतर किए थे और इन प्रयासों के आधार पर ही हमारे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना को एनसीईआरटी के तौर पर इन्हें जोड़ा गया था। गुणवत्ता स्वरूप इसने 2000 में प्रस्तुत किया गया था कि हमने इस राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की शुरुआत है 1986 तक हुई थी प्रथम, बीच जो उसका संशोधन हुआ था एनसीईआरटी के अंतर्गत वो 2000 में हुआ था। अतः इसे हम राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना के नाम से भी जानते हैं। मतलब इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना के नाम से भी जानते हैं। कब जानते हैं? 2000 के अंदर। 2000 के अंदर जब इसका 2000 में इसका प्रावधान हुआ था। इस प्रकार राष्ट्रीय संरचना जो है वो हमारे 2000 फिर 2000 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के तौर पर इसमें जोड़ा गया, क्योंकि इसे पूर्व राष्ट्र यानी पहले से ही इसे जोड़ने की संभावना थी। क्योंकि जब राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 1986 तथा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2000 में स्वरूप प्रस्तुत किया गया था, जब 1986 में प्रथम बार हुआ था, इसको 2000 में जब प्रस्तुत किया गया था, तो इससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के स्वरूप में विचार विमर्श और इसका निर्माण किस प्रकार से किया जाए वो बात धीरे धीरे चलती गई। हमने भूमिका के बारे में पढ़ा, अभी इसकी विशेषता नहीं पढ़ी, भूमिका पढ़ा। तो भूमिका मतलब ये वो है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान जो है, प्रशिक्षण है, उन प्रशिक्षणों के अंदर परिवर्तित करके पाठ्यक्रम को इस प्रकार से बांटा गया है कि पाठ्यक्रम में सदैव विकासात्मक प्रक्रिया जो है वो सदैव रहे। हम चाहते हैं कि एनसीईआरटी जो है हमारी बुक, तत्कालीन एनसीईआरटी ने इसमें नया पाठ्यक्रम
ऐड करके जोड़कर 2005 के तौर पर संशोधन करके इसको राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 के तौर पर प्रस्तुत किया था, जिसमें राष्ट्रीय संरचना 2008 इसमें राष्ट्रीय संरचना जो पाठ्यक्रम था 1988 में प्रस्तुत संशोधन किया गया वापस इसके अंदर, और इसी के आधार पर हम पढ़ेंगे। इसकी भूमिका तो हो चुकी है, अब इसमें विशेषता आती है। तो विशेषता को किस प्रकार से बांटा जाता है, तो इसकी पहली विशेषता जो है वो है ये हमारी, हम विशेषता पढ़ेंगे। इसमें पहली विशेषता आती है कि बोझ के बिना सीखने की प्रक्रिया, बोझ के बिना सीखने की प्रक्रिया का समावेश, सीखने की प्रक्रिया का समावेश, बोझ के बिना सीखने की प्रक्रिया का समावेश, ये इसकी विशेषता है। और इस विशेषता में बताया गया है बिना बोझ, मतलब बोझ के बिना। आज वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो वर्तमान समय के अंतर्गत पाठ्यक्रम इतना बड़ा हो चुका है कि उन पाठ्यक्रम को, एक बुक को हम बांट रहे, 5-5 पार्टों के भागों में बांट कर सभी की एक छोटी छोटी बुक तैयार कर रहे हैं, और मतलब कि जिससे बालक को बिना बोझ की शिक्षा दी जाए, मतलब वो पाठ्यक्रम उस विद्यालय से ही प्राप्त करें, उस विद्यालय के अनुसार ही चले। क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जब प्रक्रिया जो पढ़ रहे हैं, इसमें बताया गया है कि जिसमें छात्र अध्ययन कार्य को बोझ न समझे, अध्ययन कार्य को बोझ न समझे, और छात्र अध्यापन के लिए जो प्रक्रिया जो की है उदासीन न होकर उसमें रुचि उत्पन्न करें। क्योंकि आज वर्तमान समय के अंदर बालक उसकी आयु स्तर के अनुसार वह अधिक से अधिक बोझ उठाकर विद्यालय जाता है और थक जाता है, थकने के कारण वह पढ़ाई की में रुचि उत्पन्न नहीं करता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में इन बातों को ध्यान में रखते हुए बिना बोझ की शिक्षा देने का प्रावधान शुरू किया है। इसके लिए पाठ्यक्रम को प्रत्येक स्तर को ध्यान में रखा गया है कि जैसे प्राथमिक है, पूर्व प्राथमिक है, उच्च प्राथमिक है और माध्यमिक स्तर को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम को इस प्रकार से निर्धारित किया गया है कि बालक उस पाठ्यक्रम को सही रूप से प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का मतलब होता है कि बिना बोझ की शिक्षा का मतलब ये होता है कि उस पाठ्यक्रम को हमने कम किया है, ज़्यादा था। अभी देखिए कोरोना काल के चक्कर के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं तो हमारा पाठ्यक्रम 5 इकाइयों में था, तो उसको इस 5 इकाइयों को ध्यान में रखते हुए हमारा पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हो सकता है। तो हमारी जो यूनिवर्सिटी है MLC के माध्यम से, तो इसमें तीन इकाइयों का प्रावधान है, यानी 70% कोर्स जो है हमारा आपका हो जाना चाहिए। फिर अगला पॉइंट आता है, इसकी विशेषता आती है, पहले ये होगी है बोझ के बिना सीखने की प्रक्रिया का समावेश करना। अब आता है भाषाई शिक्षा का समावेश। कौन सा है? सेकंड नंबर कौन सा है? भाषाई शिक्षा का समावेश। भाषाई शिक्षा का समावेश। भाषाई शिक्षा मतलब होता है कि भाषा की दृष्टि से हमारा राष्ट्र ऐसा है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की भाषाओं के माध्यम से समझाया जाता है। तो भाषाई राष्ट्र की दृष्टि से पाठ्यक्रम में समन्वित रूप से प्रस्तुत किया जाता है, जिसे मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और विदेशी भाषाओं का भी उचित आवश्यकताओं के अनुसार महत्व दिया जाता है। और इस महत्व के अनुसार प्राथमिक स्तर के अनुसार अनुदेशन की भाषाओं को मातृभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। आज हमारे अपने अपने जो राष्ट्र है, उस राष्ट्र के अंतर्गत अपने मातृभाषाओं को, जैसे हिंदी पढ़ रहे हैं हम, तो सभी जगह हिंदी का ही प्रचलन बहुत अधिक है। यहाँ तक कि हमारे भारत के प्रधानमंत्रियों ने भी कहा है कि हमारे जहाँ कार्यालय है, ऑफिस वर्ग है, वहाँ पे भी हम हिंदी भाषा का ही प्रयोग करा जाए। लेन देन भी जो होता है, प्रपत्र होता है, कार्यालय में जो कार्य होता है, वो भी एक हिंदी के माध्यम से भाषा से होता है। अर्थात कहने का मतलब होता है कि छात्रों को प्राथमिक स्तर से ही मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए, जिसके द्वारा वह अपने अधिक से अधिक उस मातृभाषा को सीखने की 2 वर्ष से भी अधिक हो सके, इसके आवश्यकता अनुसार अन्य भाषाओं का भी उसे ज्ञान होना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने
इस राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना की भूमिका और उसकी विशेषता जो पड़ी है, इसके इसी क्रम में जो वो और है वो अगले पाठ्यक्रम के माध्यम से, अगले वीडियो व्याख्यान के माध्यम से समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।